वॉट इज रैग। देखो, इस बारे में तुमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, आज का वीडियो देखने के बाद मैं तुम्हें कभी भी रैग के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम उसमें नींद से उठ के बता सकते हो। क्यों? एक बार तुम इस नोटबुक को देखो जो मैंने लगभग 4 से 5 दिन दे के बनाई है, और इसको मैंने लगभग 10 से 15 स्लाइड में बना रखी है। हर एक कंपोनेंट को ब्रेक डाउन किया है और समझाया है कि आखिर में जनरेशन कैसे होता है। आज के वीडियो में हमारा यही टॉपिक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी, इसका थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों हम लोग करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भैया व्हाट इज रैग। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आता हूँ, हम पे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया रैग होता क्या है। तो अगर मैं उसका बताऊँ तो इसका फुल फॉर्म होता है रिट्राइवल ऑर्गुमेंट जनरेशन। हाँ, इससे क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। अब देखो होता क्या है, ये एक तरह का एआई फ्रेमवर्क है जो आपके लिए रिट्राइव करता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके ही डेटा से। कहाँ से? यूर डेटा, आपके डेटा से। लेकिन वो जनरेट करता है एकदम एक्यूरेट कंटेक्स्ट अवेयरनेस। मतलब उससे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे आपके डेटा से रिलेटेड, तो वो आपको बहुत प्रॉपर आंसर देगा। अब हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और क्या हम एलएलएम का इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन एलएलएम इसकी सॉल्यूशन क्यों नहीं है? समझो, आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज रेग। यहाँ पे ये रिट्राइव करेगा इंफॉर्मेशन में आपके डेटा से और नॉलेज बेस से। आप सोचोगे यार मेरा नॉलेज बेस कैसे बनेगा? वो हम लोग कवर करेंगे। क्या होगा? वो प्रॉम्प्ट लेगा, चंक बनाएगा, टॉप के रिट्राइवल इसको निकालेगा। कहाँ से? आपके डेटाबेस से। फिर ये सब जाएगा एलएलएम में, यहाँ पे बहुत सारी खिचड़ी बनेगी और आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, और फाइनल आंसर आपका कुछ इस तरह का लगेगा। तो देखो, ये हाई लेवल पे तो हो गया। अब हाई लेवल पे तुमको लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं कह सकता हूँ कि 1% समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, डिटेल में जाते हैं, और अगर मैं इसके स्लाइड नंबर 2 में जाऊँ तो यहाँ पे आपको एक रैग का पूरा आर्किटेक्चर दिखेगा। तो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। अब देखो, ये दो प्रोसेस होती है, इसको मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। ये आपका हो गया पहला वाला जो है, ये है पार्ट 1 जिसके अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, और पार्ट नंबर 2 जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करते हैं। अब अगर इसको आप देखोगे एक बार में तो आपका सिर चकरा जाएगा, क्योंकि मेरा भी चकरा गया था। इसलिए मैंने इसकी हर स्टेप को ब्रेक डाउन किया है। लेकिन इसको एक बार समझ लेते हैं हाई लेवल पे, ताकि जब मैं इसको नीचे ब्रेक डाउन करके बताऊंगा तो आप इसके कंपोनेंट को कनेक्ट कर सको। सबसे पहले होता है कि आपको आपका एक नॉलेज बेस बनाना पड़ता है। वो नॉलेज बेस कैसे बनेगा? हमें वहां पे डेटा का इंजेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पेन चेंज करता हूँ, और यहाँ पे मैं डेटा का इंजेक्शन कर रहा हूँ। जैसे कि मैं पीडीएफ ऐड कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट ऐड कर रहा हूँ, वेब पेजेस और डेटाबेस। फिर उसकी प्री प्रोसेसिंग करता हूँ, हाई लेवल बता दूंगा। फिर ये एम्बेडिंग में जाएगा। यहाँ पे आपका एक एम्बेडिंग मॉडल होगा जो आपके टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ये आपके नंबर हो गए, और फिर उसको स्टोर करेगा एक वेक्टर डेटाबेस में। यहाँ पे जो है वेक्टर डीबी आपके कन्वेंशनल डेटाबेस से अलग होता है। कन्वेंशनल डेटाबेस कैसा होता है? आपका रोज एंड टेबल। वेक्टर डेटाबेस होता है आपका 3 डायमेंशनल, और यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी इंफॉर्मेशन पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में क्या होता है, मैं वापस से पेन चेंज कर लेता हूँ। आप क्वेश्चन पूछोगे, उस क्वेश्चन की, जैसे कि व्हाट इज रेग, उस क्वेश्चन की एम्बेडिंग बनेगी एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू। टॉप के डॉक्यूमेंट निकलेंगे, इंफॉर्मेशन रिट्राई होगी, आर्गुमेंट जनरेशन होगी, एलएलएम के साथ में जाएगा, आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। सो ये एक हाई लेवल हो गया आर्किटेक्चर। अब इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम को समझने से पहले या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी नीड क्यों पड़ी। तो अगर मैं अगली स्लाइड पे आऊँ जहाँ पे मैंने बोला है वाई ट्रेडिशनल एलएलएम स्ट्रगल्स, या फिर हमें रैग की नीड क्या पड़ी। देखो, आपने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक, आपकी कंपनी की पॉलिसी के लेके या लीव पॉलिसी को लेके। आपने एलएलएम से पूछा कि भैया अभी आपके कंपनी में भी होगा, आप उससे पूछोगे व्हाट इज लीव पॉलिसी फॉर माय कंपनी, वो शायद आपको आंसर नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो वो हेलुसिनेट करेगा। अब ये हेलुसिनेशन जो है, इस वर्ड को देख के डरो मत। हेलुसिनेशन यानी कि वो गलत इंफॉर्मेशन है। ये जो एलएलएम है ना, इसका दिक्कत ये है कि इसको ना कहना नहीं आता है, जैसे तुम्हें ना कहना नहीं आता है। ठीक है, आपके प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है अनटिल अनलेस आप उसको प्रोवाइड नहीं करोगे। नॉलेज कट ऑफ है। आज अगर आप जाओ चैट जीपीटी पे और उससे पूछो कि भैया आपका जो नॉलेज कट ऑफ डेट क्या है,
तो वो आपको बता देगा मेरा नॉलेज कट ऑफ डेट जितना है और मैं इसके आगे का आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा। और जेनरिक आंसर जो है वो आपको नहीं दे पाएगा, इसलिए हम लोग एलएलएम पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी प्री ट्रेन डेटा रहता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपका प्राइवेट डेटा है, आपके लिए इनकरेक्ट आंसर देगा, लिमिटेड ट्रेनिंग डेटा रहता है और सर्च नहीं कर पाएगा आपके डॉक्यूमेंट को। तो मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जहां पे मैं अपने डॉक्यूमेंट पे उसको ट्रेन कर सकूं, तो उसके यहाँ पे आता है हमारे लिए रेग। अब रेग में हम समझेंगे कि विदाउट रेग और विथ रेग। अब विदाउट रेग में क्या होगा, आपने क्वेश्चन पूछा, एलएलएम के पास गया, उसने आपको रॉन्ग आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि जो आपकी कंपनी की लीव पॉलिसी है वो उसके पास है नहीं भाई, सीधी सी बात है ना। तो अगर है ही नहीं तो वो आपको रॉन्ग आंसर देगा। लेकिन यही अगर मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में, डॉक के फॉर्म में, वेबसाइट के फॉर्म में या फिर डेटाबेस के फॉर्म में। आपने क्वेश्चन पूछा, नॉलेज बेस में गया, यहां से उसने रिट्राइव किया, ठीक है, एलएलएम्स ने उसको सब चीजों को प्लस कर दिया, यानी कि आपका प्रॉम्प्ट, चक, और आपको यहाँ पे एक एक्यूरेट आंसर दे दिया, इसलिए यहाँ पे हमको रैग की जरूरत पड़ी। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया कि रैग कैसे काम करता है हाई लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे। अब हम लोग जाते हैं ब्रेक डाउन करते हैं। तो आपको याद रखना कि जो स्लाइड नंबर आपको 2 है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, डेटा इंजेक्शन। तो मैं जाता हूं हमारी स्टेप नंबर 1 जहां पे डेटा इंजेक्शन होता है। अब डेटा इंजेक्शन कैसे होगा, आपके पास में कोई भी डेटा सोर्स हो, सबसे डेटा इंजेक्शन हो सकता है, पीडीएफ, डॉक, एक्सेल, पावर पॉइंट, सीएसवी, वेब पेजेस, ईमेल, स्लैक, गिटहब, नोशन, कॉन्फ्रेंस, डेटाबेस और क्लाउड स्टोरेज बतेरे जो हैं वो आपके नॉलेज सोर्स यहाँ पे बन के आपको डेटा दे सकते हैं। अब आप बोलोगे यार कि नॉलेज सोर्स तो है लेकिन मैं इसको कैसे कंज्यूम करूंगा, कोई बात नहीं। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग करते हैं कि भैया डॉक्यूमेंट लोडर करके एक इसमें स्टेप होती है। अब अगर मैं वापस से जाऊंगा हमारी स्लाइड नंबर 2 पे, तो यहाँ पे एक प्री प्रोसेसिंग दिख रही है, यहाँ पे टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, चंकिंग, क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन, मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन, ये सब होता है हमारा डॉक्यूमेंट लोडर में। तो मैं अगर यहाँ पे आऊंगा और स्टेप नंबर 2 के अंदर में डॉक्यूमेंट लोडर में जाऊंगा, तो मेरे पास में सारे कंपोनेंट है जो कि मेरे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लोडर में मैं यूज कर सकता हूं। कैसे, मैं यहाँ पे रॉ टेक्स्ट निकालूंगा। अब रॉ टेक्स्ट में तुम इसमें सिमेंटिक या फिर इसको जनरलाइज मत करना कि रॉ टेक्स्ट अलग तरह से काम करता है। उसमें अगर आपने कभी स्टेमिंग या लेमिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको आएगा, लेकिन अभी के लिए तुम इस वाले ग्रामर को तुम इग्नोर कर सकते हो। अब समझो यहाँ पे मैंने क्या नीचे लिख रखा है, एक्सट्रैक्ट रीडेबल टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। जितना भी पढ़ लिखने वाला टेक्स्ट होता है वो सब यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2 डॉक्यूमेंट लोडर। अब स्टेप नंबर 3 के डॉक्यूमेंट लोड तो कर लिया भाई साहब, अब इसके आगे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम लोग करते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग। लेकिन वो कैसे होती है, देखो आपने एक रॉ डॉक्यूमेंट निकाला, इनपुट एग्जाम्पल, ये डॉक्यूमेंट है, this is an example document, it has HTML tag, extra space and inconsistent cases। अब आपको HTML tag से क्या लेना देना, स्पेस से क्या लेना देना, इनकंसिस्टेंसी से क्या लेना देना। डॉक्यूमेंट आया, उसने ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लीनिंग कर दी, जो भी अनवांटेड एलिमेंट है उन सबको निकाल दिया, HTML के टैग निकाल दिए, अगर आप यहाँ पे वेबसाइट का यूज कर रहे हो तो उसने वो भी निकाल दिया। एक्स्ट्रा स्पेस, अगर आप स्पेस बढ़ाओगे तो आपके मॉडल है और जो आपका वेक्टर डेटाबेस है उसमें नॉइज जाएगी, यानी कि बेकार का इंफॉर्मेशन जाएगा जो आपके मॉडल को रेक को हेलुसिनेट करेगा, तो उसने एक्स्ट्रा स्पेस हटा दी। सारे टेक्स्ट का नॉर्मलाइजेशन करेगा। अब नॉर्मलाइजेशन जैसे कि यहाँ पे लिखा है अफजल, ठीक है, कैप्स में, और यहाँ लिखा है अफजल स्मॉल में। अब अगर मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करूँ तो क्या, ये इसको एक तरह से पढ़ेगा और ये इसको दो तरह से पढ़ेगा। अब अगर इन दोनों को मैं नॉर्मलाइज कर दूं और दोनों को मैं शॉर्ट फॉर्म में कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे लिए एक ही इंफॉर्मेशन यूज करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि लोग जनरली मिस कर देते हैं और उसकी वजह से उनका रैंक गलत आंसर देता है, वो हमारा होता है यहाँ पे मेटा डेटा। सो मेटा डेटा बेसिकली क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कैसा, जैसे कि या तो पीडीएफ हो गया या एचटीएमएल हो गया, वेब पेज हो गया, उसके अलावा ऑथर कौन है, किस डेट पे क्रिएट हुआ था, टाइप क्या है और कौन सी इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश है या मतलब किसी भी तरह की लैंग्वेज तो उसको चंक क्या करना है, किस तरह का आपको ट्रांसलेशन लगाना है, ये सब मेटा डेटा करना जरूरी है। एंड जब ये सारा इंफॉर्मेशन एकदम क्लीन हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं फाइनल क्लीन डॉक्यूमेंट। दिस इज एन एग्जांपल डॉक्यूमेंट, इट इज एक्स्ट्रा स्पेस एंड इनकंसिस्टेंट केसेस। अब यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा
मैं थोड़ा सा उसको मैं अगर रब कर दूं यहाँ पे, तो इस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे पढ़ो। दिस इज एन एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट, इट हैज HTML टैग, एक्स्ट्रा स्पेस एंड इनकंसिस्टेंसी। और यहाँ पे पढ़ो, सब शॉर्ट फॉर्म में हो गया, यानी कि अगर लोअर केस में हो गया डॉक्यूमेंट, इसके बाद जो इतनी एक्स्ट्रा स्पेस थी सब कुछ हटा था। इस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ देखो और यहाँ देखो, ये जो HTML टैग है उसने ये भी हटा दिया है, बॉडी भी हटा दी है, नीट एंड क्लीन, वो प्रॉपर प्रॉपर हमें एक टेक्स्ट मिल गया है। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग हो गई, अब हमें करनी है चंकिंग, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? देखो आपके पास में एक लार्ज डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास में PDF है जिसके अंदर में 300 पेज है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड, ओके। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट है इस पे लिखा हुआ है पेज नंबर 297, तो अभी क्या करेगा, 1 से लेके 297 तक सर्च करेगा, एक एक पेज में जाएगा, ओपन करेगा और उसको देखेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए लार्ज डॉक्यूमेंट पे ये प्रॉपरली काम आपका क्वेश्चन नहीं करेगा, ना आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा और बहुत टाइम लेगा। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में आती है चंकिंग मेथड। तो बेसिकली क्या करेगा, ये जो 300 पेज की आपकी PDF है, इसको सबसे पहले वो ब्रेक करेगा डिफरेंट डिफरेंट 10 पार्ट में। फॉर एग्जांपल उसने आपके लिए क्या कर दिया कि जो 300 पेज की PDF है उसको उसने फॉर एग्जांपल के यहाँ पे 30 में ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अभी जो 30 के ब्रेक डाउन है इसमें क्या करेगा, उसको वापस से ब्रेक डाउन करेगा अलग अलग पैराग्राफ में, ठीक है। एंड अलग अलग पैराग्राफ से उसको ब्रेक डाउन करेगा अलग अलग सेंटेंसेस में, और इन सेंटेंस को अलग अलग चंक में ब्रेक करेगा। और उसके बाद में जो चंक है, चंक 1 और चंक 2, इनमें एक रिलेशनशिप भी बनाएगा। उसका मतलब क्या, देखो सबसे पहले मैंने एक चंक बनाया जिसके अंदर मैंने 1 से लेकर 250 कैरेक्टर ले लिए, ये मेरा चंक 1 बन गया। अब यहाँ पे मैंने बनाया चंक नंबर 2, जैसे कि मैं यहाँ पे चंक नंबर 2 बना रहा हूँ, कैरेक्टर नंबर 251 500। अब यहाँ पे एक देखो, स्प्लिट इनटू स्मॉलर चंक, ओके, माय नेम इज FZ, ठीक है। अभी जो पहला चंक है ना, इसके अंदर में ये इंफॉर्मेशन चली गई, माय नेम इज FZ, वो इसके अंदर में चले गई। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो इन दोनों को रिलेशनशिप कैसे बनाएगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा, वो होता है ओवरलैपिंग का। तो मैं क्या करूंगा, जो चंक है ना, ये जो आखिरी वाला वर्ड है इसको मैं इसमें जोड़ कर दूंगा, तो ये जो मेरा यहाँ पे सेकंड वाला चंक है ये स्टार्ट होगा चंक माय नेम इज FZ, ओके। तो रिलेशनशिप हमारा बन जाएगा। इस तरह से वो मल्टीपल चंक्स बनाएगा ताकि जो आपका सर्चिंग ऑपरेशन होगा वो इजीली हो जाए। अब देखो इसकी सबसे बड़ी नीड क्या है, जो LLM है आपका वो बड़े डॉक्यूमेंट को एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर सकता, और चंकिंग आपके प्रोसेस को बड़ा इजी बनाता है। अब चंकिंग तो हो गई, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो चंकिंग के बाद में आता है हमें मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन। क्या होता है, मेटा डेटा और जो आप चंक बनाते हो उसका एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन होता है। एक बार इस डॉक्यूमेंट को या इस पैराग्राफ को पढ़ो, व्हाट इज RAG, retrieval augment generation AI framework that combines information retrieval with text generation, it allows model to use external knowledge। ये मेरा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट था। अब इसका मेटा डेटा क्या होगा, इस फाइल का नाम व्हाट इज reg.pdf, ऑथर कौन है, यहाँ पे मेरा नाम है, नॉलेज या फिर सोर्स, इसको हम लोग इंटरनल डॉक बोल देंगे, किस डेट को क्रिएट हुआ था, 20 मई 2024 फॉर एग्जाम्पल। पेज नंबर 1, यहाँ पे 2, पेज नंबर 3, कितना भी आ सकता है। टैग रैग AI रिट्रीवल जनरेशन, यानी कि इसके रिलेटेड में ये डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है भैया, इंग्लिश, और डिपार्टमेंट डेटा साइंस। फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस के लिए मैंने इसको यहाँ बनाया। मेटा डेटा इम्प्रूव सर्च क्वालिटी, ये कैसे होगा मैं आपको अगले स्टेप बताता हूँ। अब अगर आपके पास मेटा डेटा भी है, हमने वो भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो स्टेप नंबर 6 में आएगा एम्बेडिंग। अब ये जितने भी आपने प्रोसेसर किए उसकी खिचड़ी बनेगी यहाँ पे। कैसे, आपका एक इनपुट टेक्स्ट था, दिस इज मशीन लर्निंग डॉक्यूमेंट, ओके। यहाँ पे एक एम्बेडिंग मॉडल होगा। सो एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है, जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे डालते हो उसको नंबर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखो टेक्स्ट टू नंबर वेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल दिस, सो दिस के लिए वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एम्बेडिंग बना देगा, फॉर एग्जाम्पल 0.23, इज और ए को हटा देगा क्योंकि वो बेकार के किसी काम के वर्ड नहीं है। मशीन लर्निंग के लिए बना देगा आपका 0.56, लर्निंग के लिए बना देगा 0.89। अब मैं कैसे कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एम्बेडिंग मॉडल लगा रहा हूँ। एम्बेडिंग मॉडल चैट GPT का होगा
या फिर गूगल का होगा, क्लाउड का होगा, बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल है, ओलामा के एम्बेडिंग मॉडल है जो आप लोग यूज कर सकते हो और हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग ऑफिशियली बनाएंगे, डिप्लॉय भी करेंगे। अब ये एम्बेडिंग मॉडल का आउटपुट कैसे होगा, तो यहां से आप डालोगे टेक्स्ट और यहां से निकलेगा सोना, नहीं, यहां से निकलेंगे नंबर जो कि आपको इस तरह के दिखेंगे। ये एक नंबर है और ये नंबर बेसिकली एक एड्रेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल मैप में जाओगे आपको 10 तरह के रोड दिखेंगे और ये हर तरह के रोड पे एक कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि आपका लेट लॉन्ग का। सो बेसिकली ये वही है। अब ये स्टोर किस फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं वेक्टर स्पेस। एग्जाम्पल देखो, समझो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तुमको यहाँ पे 3 कलर दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा आपको ग्रे कलर, जो कि ये रहा, ठीक है, ये आपका क्वेरी है, ठीक है, जो आपने टेक्स्ट, आवर टेक्स्ट। और एक और आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर जो कि बहुत सिमिलर है। तो ये जो इंफॉर्मेशन एकदम बिल्कुल नियर बाय है, ये इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वेक्टर सैंपल में या फिर वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होती है। यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है ग्रीन डॉट और ग्रे डॉट के बारे में। अब जो क्या करेगा, यहाँ पे देखो, एम्बेडिंग कैप्चर करेगा मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, सिमिलर टेक्स्ट को जो है आसपास रखेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एप्पल, ऑरेंज और बनाना, इनको ये पास में रखे अगर आप फ्रूट के बारे में पूछोगे तो। लेकिन अगर आप उससे पूछोगे वेजिटेबल के बारे में, जैसे कि आपका हो गया लेडी फिंगर, हो गया आपका ब्रिंजल, हो गया और करेला, क्योंकि मुझे इसका इंग्लिश का नाम नहीं पता, तो प्रोबेबली ये फ्रूट से दूर होते हैं, तो इनका अलग बन जाएगा एक क्लस्टर, इनका क्लस्टर अलग बन जाएगा। लेकिन इसको स्टोर कैसे करते हैं, एम्बेडिंग तो मैंने बना दी। तो आप आ जाओ भैया स्टेप नंबर 7 में। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर डेटाबेस यूज कर रहे हैं। वेक्टर डेटाबेस कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, 3D डायमेंशन में कर सकता है और उसमें ही करता है। अब वेक्टर डेटाबेस आपके अभी जो अभी करंटली अवेलेबल है मार्केट में, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, फायस, पाइनकोन, क्वाड्रेंट, विवेट, क्रोमा, मिलवर्स, ये सब अवेलेबल है। अब जो आपने एम्बेडिंग बनाई थी ना, तो हर पर्टिकुलर चंक की, हर पर्टिकुलर सेंटेंस की, हर पर्टिकुलर पैराग्राफ की और उसके सब सेंटेंसेस की अलग अलग एम्बेडिंग बनती है। और ये सारी एम्बेडिंग आपकी स्टोर होती है कहाँ पे, वेक्टर डेटाबेस में। अब ये करता क्या है, सारी हाई डायमेंशनल जो है आपके वेक्टर मतलब एम्बेडिंग, उनको स्टोर करता है। सिमिलरिटी सर्च को बहुत फास्ट करता है, क्योंकि देखो अगर आप नंबर सर्च करोगे ना तो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूंगा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको पता है 5। अब अगर मैं इसके अंदर में आऊंगा और मैं अगर सर्च करूंगा 1 इंटू 5, तो प्रोबेबली मुझे ये 5 आंसर देना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको टेक्स्ट में लिखूंगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि नंबर सर्च करना हमेशा आसान होता है। इसके लिए सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि जो मिलियंस ऑफ वेक्टर को है स्टोर कर लेता है, ऑप्टिमाइज वे में आपकी पाइपलाइन बन जाती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका वेक्टर डेटाबेस के बारे में। इन सब में मैंने यहाँ पे एक की इंफॉर्मेशन लगा रखी है जो आपके लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इसको भी आप पढ़ लेना। अब भैया हमारी जो स्टेप यहाँ तक थी वेक्टर डेटाबेस, यहाँ तक तो हुई। तो अगर मैं वापस से मेरी जाऊँ स्लाइड नंबर 2 में, हमने यहाँ पे यहाँ तक की इंफॉर्मेशन पूरी कर ली है। ये जो पार्ट है हमने ये कवर कर लिया है। अब भैया ये तो सबको, ये तो बहुत सिंपल है, ये सबको आता है, इसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है जब हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना होता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, अब मैं डालूंगा भैया इन्फॉर्मेशन रिट्राइव कर ली, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली, अब मुझे यूजर क्वेरी। तो यूजर क्वेरी के लिए मैं फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज रेक, रिट्राइवल जनरेटर। अब रेक सिस्टम जो है मुझे वेक्टर डाटा में सर्च करेगा, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालेगा, एलएलएम जनरेशन करेगा, और मुझे जो क्वेश्चन मैंने नेचुरल लैंग्वेज में पूछा है मुझे उसका आंसर नेचुरल लैंग्वेज के अंदर में देना चाहिए। लेकिन ये होता कैसे है, यही तो एक कॉम्प्लिकेशन है जो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे होता है सबसे नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 9 और पार्ट 2 के स्टेप नंबर 1। यहाँ पे हमारा होता है क्वेरी एम्बेडिंग। आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज रिट्राइवल डॉक्यूमेंट जनरेशन। अब आप सोचो कि आप एक वेक्टर डेटाबेस है उसके अंदर में नंबर को स्टोर कर रहे हो, ठीक है, हाई डायमेंशन में। तो जब मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा तो कैसे आंसर कर पाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा एम्बेडिंग मॉडल लगेगा। एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है, आपके क्वेश्चन को नंबर में डिफरेंट यानी नंबर में कन्वर्ट करेगा। डायमेंशन 1 से लेके एन डायमेंशन कितना भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट विंडो आपके एम्बेडिंग मॉडल की। अब जब आप ये क्वेरी वेक्टर बनाओगे तो ये क्वेरी वेक्टर क्या करेगा, जाएगा वेक्टर डेटाबेस के अंदर में और वहां पे सर्चिंग करेगा। लेकिन समझो कि अंदर होता क्या, ये खिचड़ी किसी को समझ में नहीं आती है। आपने क्वेश्चन पूछा वो कहाँ है, वो क्वेश्चन आपका
इस जगह पे। अब जो ग्रीन डॉट्स है या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रीन वाले आपको दिख रहे हैं ये आपके लिए क्लोजर है। जो आपने क्वेश्चन पूछा वो इतने तरह के जो डॉक्यूमेंट है या इतने तरह के चंक है वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं और जो आपके काम के नहीं है वो सब ग्रे वाले हैं। तो पिंक वाला जो है आपका क्वेरी हो गया, ग्रीन वाला जो आपके सिमिलर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सिमिलर डॉक्यूमेंट है, आंसर नहीं है, और ग्रे वाला है अदर डॉक्यूमेंट। ये आ गया स्टेप आपका 9 क्वेरी एम्बेडिंग। अब अगर मैं आऊंगा स्टेप नंबर 10 की क्वेरी एम्बेडिंग बन गई, लेकिन वो हमें इंफॉर्मेशन रिट्राइव कैसे करेगा। तो अब इसको समझो, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसकी क्वेरी एम्बेडिंग इस तरह की कुछ बनी, ठीक है, ये क्वेरी एम्बेडिंग यहाँ पे बनी, ये वेक्टर डेटाबेस के अंदर में गया। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये आपकी क्वेरी दिख गई यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और 5 दिख रहा है। ये बेसिकली क्या है, तो उसका आपको डिटेल मिलेगा यहाँ पे। मैंने फॉर एग्जांपल मुझे 5, मैंने k इज इक्वल टू 5 है, तो ये पैरामीटर आपको डिफाइन करना होता है, सिंपल है। अब इसने क्या करा, जो आपका चंक 128 है यहाँ पे उसको ए में, डॉक्यूमेंट बी में चंक 67 में, डॉक्यूमेंट सी में चंक 231 में और डॉक्यूमेंट डी में 45, डॉक्यूमेंट ई 331 में। तो जब आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज रिट्राइवल डॉक्यूमेंट जनरेशन, तो उसको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इस रैंक में मिली। अब ये रैंक बोलोगे कैसे मिली, यहाँ पे यूज होता है कोसाइन सिमिलरिटी, और कोसाइन सिमिलरिटी अगर आपने पढ़ा हो तो उसकी रेंज होती है -1 to 1। अगर 1 है इसका मतलब कि वो जो आंसर है उसकी रैंकिंग हाई आएगी। कैसे, एक कोसाइन का आपका स्कोर मिलता है, वो हम लोग अगली स्लाइड में कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, वी कंपेयर द क्वेरी वेक्टर विथ ऑल वेक्टर्स इन द डेटाबेस, द टॉप के मोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट रिट्राइव फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप। अब ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपके आंसर नहीं है, ये हम लोग अगली प्रोसेस में इससे आंसर बनाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आऊंगा स्टेप नंबर 11 में, रिट्राइवर में, अब एक बार ऊपर जाना, उसको इसको कनेक्ट करना, डॉक्यूमेंट ए, डॉक्यूमेंट बी, और यहाँ पे हमने उसके चंक की इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ पे जो रिट्राइव डॉक्यूमेंट हुए हैं, समझो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है, चंक नंबर 128 के अंदर इंफॉर्मेशन है और इसका स्कोर था 0.92। ये स्कोर कहाँ से आया, कोसाइन सिमिलरिटी के अंदर। तो जो कैलकुलेशन हुआ उससे हमको यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इससे हमको कोसाइन सिमिलरिटी का एक स्कोर मिल गया। एंड अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो मुझे पता चल रहा है कि भैया ये जो चंक नंबर 128 है इसके अंदर में मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रैक कंबाइंस रिट्राइवल विद जनरेशन 2। यहाँ पे स्कोर नंबर 2 या रैंक नंबर 2 था, उसका 88 स्कोर था, चंक 67, डॉक्यूमेंट 2, रिट्राइव हेल्प्स एलएलएम एक्सेस, ये उसने उस पर्टिकुलर चंक से इंफॉर्मेशन निकाली है। इसे स्टेप 3 और स्टेप 4 का सबका स्कोर हो गया, सब इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर लेगा। और जो रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है, रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है, उन सब को एक साथ कंबाइन कर लेगा। डॉक्यूमेंट 1 के जितना भी कॉन्टेक्स्ट था यहाँ पे उसने रैक कंबाइंस रिट्राइवल जनरेशन, ये सारा इंफॉर्मेशन आ गया। रिट्राइवल हेल्प्स एलएलएम एक्सेस एक्सटर्नल नॉलेज बाय सर्चिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, वेक्टर डेटाबेस स्टोर एम्बेडिंग विच, ये तो जितने भी उसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी उन सब ने चारों चंक से निकाला, चारों डॉक्यूमेंट से निकाला, और ये सब कहाँ भेजेगा, एलएलएम को फिट फॉर जनरेशन। आप एलएलएम को डायरेक्टली जनरेशन के लिए भेज सकता, तो उसके लिए हमारे पास में स्टेप नंबर 12 है जहां पे हम लोग बोलते हैं ऑग्यूमेंटेशन। तो आपको पता है ना क्या है, रैक रिट्राइवल हो चुका है, ऑग्यूमेंट जो यहाँ पे होने वाला है, और जनरेशन इसके अगले स्टेप है। आपने क्वेश्चन पूछा है ना व्हाट इज रैक रिट्राइवल ऑग्यूमेंट जनरेशन, उसने क्या करा, आपको प्रोसेसिंग करी, यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस एम्बेडिंग सब किया और टॉप के डॉक्यूमेंट निकाल के हमें उसने दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट बनाते हैं, ये बनाना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो मॉडल है या जो आपका फाइनल आंसर है वो हेलुसिनेट करेगा। यूर हेल्पफुल असिस्टेंट फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट टू आंसर। अब ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से मिल रहा है, रिट्राइव, कहाँ से रिट्राइव हुए हैं, आपके वेक्टर डेटाबेस से, ये सब यहाँ मिल जाएंगे। यूजर का क्वेश्चन भी आएगा, ये क्वेश्चन मेरा यहाँ लग जाएगा, और आंसर प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसाइज आंसर बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ये हम लोग उसमें एड करेंगे। सो फाइनल प्रॉम्प्ट किस तरह से लगेगा, जो एलएलएम को जाएगा, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है, यूज द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्ट क्या क्या मिला, रैक कंबाइन रिट्राइवल विद जनरेशन, इंप्रूव एक्यूरेसी, रिट्राइव इंफॉर्मेशन, रिट्राइव कॉन्टेक्स्ट, सो एंड सो, सारी इंफॉर्मेशन उसने निकाल के दे दी। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज रिट्राइवल ऑग्यूमेंट जनरेशन। अब आप सोचेंगे, समझ में आएगा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो कैसे
LLM से मुझे आंसर या डॉक्यूमेंट से आंसर निकाल के दे रहा है। आपके ये जो रिट्राइव कॉन्टेक्स्ट हुआ है, अगर मैं पीछे वाले डॉक्यूमेंट में जाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्चुअल में उसने कैसे काम किया है। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग एडिशनल नॉलेज जो है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, इसके हेल्प से हम लोग जनरेट करेंगे एक्यूरेट, रिलेवेंट और ट्रस्ट वर्दी आंसर। अब अगर मैं यहाँ पे अगली स्टेप में जाऊं कि व्हाट स्टेप जहाँ पे जनरेशन हो रहा है, ठीक है, रिट्राइव हो गया, आर्गुमेंट हो गया, जनरेशन। आपने आपका क्वेश्चन पूछा, ठीक है भाई साहब, आपको रिट्राइव कॉन्टेक्स्ट मिल गए, सबसे आपने एक खिचड़ी बना ली, फाइनल प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये वाला जो आपने फाइनल प्रॉम्प्ट बना लिया, और इस फाइनल प्रॉम्प्ट को मैंने दिया एलएलएम को। अब एलएलएम क्या करेगा, इससे मुझे बहुत अच्छा आंसर बना के देगा। किस तरह का, अगर मैं यहाँ पे आऊंगा आंसर जनरेटेड बाय आउटपुट, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपके क्वेश्चन को समझ रहा है, रिट्राइव इन्फॉर्मेशन जो आपने निकाली उसको समझ रहा है, और एक्यूरेट और रिलेवेंट आंसर आपके लिए जनरेट कर रहा है। आंसर रिट्राइवल कंबाइंस ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स जनरेशन एलएलएम एंड सो ऑन, ये आप इसको पढ़ लेना। एग्जांपल ऑफ एलएलएम, ChatGPT, Claude, Gemini. Key point: LLM used to provide concepts, generate a high quality, factual and a helpful answer. और what happen inside? आपके क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट निकाले, अंडरस्टैंड करा और जनरेट करा बेस्ट आंसर। अब आपको फाइनल आंसर किस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे पूछो, आपने पूछा कि भैया आपके पास में एक हैप्पी यूजर है, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज रेक जनरेटेड बाय एलएलएम। कैसे, आपका क्वेश्चन, फिर आपकी वेक्टर एम्बेडिंग, उसके बाद में आपके रिट्राइव कॉन्टेक्स्ट, फिर आपका प्रॉम्प्ट, और ये सब किसके अंदर गया, एलएलएम के अंदर में, और एलएलएम ने उसको बड़ा खूबसूरती से पेश कर दिया। यानी कि आपने एक रेस्टोरेंट में गए, बिहाइंड द किचन में बहुत सारी चीजें, आपके पास में शेफ आया, एक प्यारी सी प्लेट के अंदर में एक समोसा रखा, एक चटनी लगाई और अल्पनो टाल्पनो उसका नाम दे दिया और आपसे 500 रुपए ले लिए। तो रेक बेसिकली वही कर रहा है, उसने आपको खूबसूरत सा आंसर बना के दिया। रिट्राइवल जो है कंबाइन द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन विद द कैपेबिलिटी लार्ज कॉन्टेक्स्ट। इन रेक गिवन अ क्वेश्चन, द सिस्टम फर्स्ट रिट्राइव द मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, चंक, नॉलेज बेस, रिट्राइव चंक्स, प्रोवाइड एलएलएम अलोंग विद द, एंड सब करके उसने आपको एक प्रॉपर्ली बड़ा अच्छा सा आंसर दे दिया। रेस्पॉन्स आपको डिलीवरी सक्सेसफुल हो गया। लेकिन समझो, ये आंसर क्या आपको एक जगह से मिला, नहीं, रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट, यानी कि जो 300 पेज की आपकी पीडीएफ थी या फिर आपका ऐसे मल्टीपल पीडीएफ थी, वहां से इसने इन्फॉर्मेशन निकाली। कैसे, चंक 1 जो था, आप चंक 128 जो था वो डॉक्यूमेंट नंबर 1 में था। आपका सोर्स क्या था, नॉलेज बेस डॉट पीडीएफ। ये कहां से आया, ये आया आपका मेटा डेटा से। समझ में आया कि मेटा डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जो आपका डॉक्यूमेंट 2 था उसमें चंक 67 पे आपका हाई स्कोर आया था, तो यहाँ पे इसने सोर्स जो था रेक सर्वे डॉट पीडीएफ पेज नंबर 5 से दिया। डॉक्यूमेंट 3 ये आपको पेज नंबर 18 से मिला और ये सोर्स था। इस तरह से आपको उसने डिफरेंट डॉक्यूमेंट से, डिफरेंट चंक से और डिफरेंट सोर्सेज से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी। तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट था उसका चंकिंग, मेटा डेटा, सब चीज यहाँ पे यूज हो गई और उसके कमाल से आपको मस्त सा प्यारा सा मक्खन सा आंसर मिल गया। अब देखो, रेग जो है कभी डेड नहीं हो सकता। रेक बहुत डिमांडिंग है, हर जगह यूज हो रहा है और कंटिन्यूस यूज होगा। बेनिफिट क्या है, एक्यूरेट आंसर देता है, ग्राउंडेड आपके डेटा पे देगा, सोर्स आंसर आपके पास प्रूफ रहेगा और सबसे रिलायबल कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे मिलेगी। और जो आंसर है आप उसको वापस में जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है, रियल सोर्स से उसका क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा जनरेशन होता है। अब अगर मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 2 के अंदर में जाऊंगा जो कि कंप्लीट रेग आर्किटेक्चर था, और अगर आप अब इसको देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये तो हलवा है। तो अगर मैं यहाँ पे आके पूरा नीट एंड क्लीन कर देता हूँ, एंड अगर आप इसको देखोगे तो आप बोल दोगे अरे ये तो बहुत सिंपल है। अगर कल मैं आपसे पूछूं कि भैया रेक समझ में आया, तो आप शायद बहुत अच्छे से बता दोगे, मेरे से अच्छे बताओगे। और अगर आपको लिटरली अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट में एक थम्स अप दे देना, ताकि मैं जो इतनी मेहनत करी है, मुझे इसको बनाने में लगभग 1 हफ्ता लगा है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो दूं आपको, ताकि आप अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कभी जिंदगी में वापस से रेग के बारे में कोई और ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ये तो हो गया हमारा पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, थ्योरी कवर कर लिया। एंड बट जो पार्ट 2 है उसके अंदर में मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बिना 1 रुपया खर्च करे। सारे मॉडल इन हाउस यूज करेंगे, लोकल यूज करेंगे। सो प्रोबेबली वो मैं इस वीडियो के 1 या 2 दिन बाद में पब्लिश कर दूंगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स के पास में एक हाइप का बटन दिख रहा होगा, उस पर थोड़ा सा
पुश कर दीजिएगा। उससे क्या होता है कि जो एल्गोरिथम वो समझता है कि जो वीडियो है लोगों के लिए हेल्पफुल है और इसकी रीच थोड़ी बढ़ाना चाहिए ताकि थोड़े लोग और इस चीज़ को पढ़ लें। तो प्लीज़ उस बटन पे हिट कर देना, एक हाइप पॉइंट दे देना। हाइप पॉइंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। बट सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो लिटरली आपको आज अगर रैक समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से तो कमेंट में यार एक हार्ट या एक थम्स अप तो बनता ही है, या फिर आप क्या समझना चाहते हैं वो मुझे जरूर बताना। लेंग चेन समझना है, लेंग ग्राफ समझना है, भाई सब कुछ कवर करेंगे, तुम्हारा भाई सब कुछ कवर करेगा और पूरी जनरेटिव तुमको पढ़ा देगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर एक बार यहाँ से पढ़ लिया तो मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। ये बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिसर्च करके सारे डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ और तुम्हारे तक इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है बट आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।